लाहौर शाही किला कब बना, इसकी तारीख के बारे में किसी को कुछ खास नहीं पता, लेकिन यहाँ से मिलने वाली चीजों से लगता है कि ये किला 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस किले का जिक्र एक बुक लाहौर की तारीख में किया गया है। इस बुक में लिखा है कि 11वीं सदी में इस किले को तामीर किया गया और 1240 में इस किले को मंगोल ने तबाह किया। इसके बाद 1267 में सुल्तान रियासतुद्दीन बाबर ने इसको दोबारा तामीर करवाया। 1398 में अमीर तामीर की फौज ने इस किले को दोबारा से तबाह कर दिया, जिसके बाद सुल्तान मुबारक शाह ने इसे दोबारा मिट्टी से तामीर करवाया। 1432 में इस किले के रकबे को रावी रिवर की तरफ बढ़ाया गया। फिर 1526 से मुगलों का दौर शुरू हुआ, लेकिन अकबर 1556 में आया और इसका दौर 1605 तक रहा। अपने दौर में इसने इस किले को ईंटों से बनाना शुरू किया। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया, जो अकबर का बेटा था। इसने मजीद किले को तामीर किया। इसका दौर 1605 से 1627 तक रहा। इसके बाद इसके बेटे शाहजहां का दौर शुरू हुआ, जो 1658 तक रहा। शाहजहां ने किले को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत दौलत लगाई। शाहजहां के बाद इसके बेटे औरंगजेब का दौर शुरू हुआ, जो 1707 तक रहा। फिर 1799 में यहाँ पर सिखों ने कब्जा कर लिया और वो यहाँ 1849 तक रहे। इन्होंने भी किले में बहुत सारी तब्दीलियाँ की। 1849 से 1858 तक ये किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास रहा और 1858 में ये किला अंग्रेजों के पास चला गया, जो 1947 तक अंग्रेजों के पास ही रहा। उन्होंने अपने हिसाब से इस किले में बहुत सारी चीजों को तब्दील किया और तबाह भी किया। 1947 के बाद आज तक ये किला पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है। अब हम किले के बारे में डिटेल से जानते हैं। हम शाह बुर्ज गेट से इस किले का आगाज करते हैं। इस गेट को शाहजहां ने 1631 में तामीर करवाया था। इस गेट को हाथी पांव गेट भी कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में इस गेट से हाथी गुजरा करते थे। इस गेट के अंदर दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पर स्टेयर्स आती हैं। अगर आप इन सीढ़ियों के साइज को देखें तो ये बहुत बड़ी हैं। इनको एलिफेंट स्टेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां एलिफेंट पर बैठकर शाह बुर्ज गेट से अंदर दाखिल होकर इन सीढ़ियों से ऊपर शीश महल की तरफ जाता था। मैप को दोबारा देखें। मैप में राइट साइड पर आपको ये सीढ़ियां नजर आएंगी और यहाँ से ऊपर जाते हुए जब आप इस एंट्रेंस तक पहुँचेंगे तो यहाँ से लेफ्ट साइड पर शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। इस दरवाजे से दाखिल होते ही हमें सामने शीश महल नजर आएगा। ये किले की खूबसूरत जगहों में से एक है। शीश महल को भी 1631 में शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, लेकिन सिर्फ शाही खानदान के लोग और करीबी साथी ही यहाँ रहते थे। यहाँ पर एक चश्मा है। ये चश्मा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। चश्मे के सेंटर में ये जगह बादशाह के बैठने की जगह। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको व्हाइट मार्बल के बीच में खोदी हुई जगह दिखाई देगी। इस जगह पर नीलम, याकूत और बहुत से कीमती पत्थर लगाए गए थे। इन लोगों ने इन पत्थरों को यहाँ से उखाड़ लिया। इस कमरे को देखें। इसका नाम बंगला 9 रखा है, क्योंकि शाहजहां ने इसे 9 लाख में बनवाया था। इसकी दीवारों पर मुख्तलिफ तरह के गुलदान बने हुए हैं। इनके बीच में बहुत कीमती पत्थर लगे हुए हैं। ये नीलम है, ये रूबी पत्थर है, ये कच्चापन है और इसी तरह के पत्थर इस पूरे कमरे में लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको येलो कलर की पेंटिंग नजर आ रही है। असल में ये पेंटिंग सोने के पानी से बनी हुई है। इसकी छत को देखें, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये डिजाइन कश्मीर की बहुत कीमती लकड़ी पर बना हुआ है, जिसमें शीशे भी लगे हुए हैं और साथ इसमें सोने के पानी की पेंटिंग भी की गई है। और सामने वाली बिल्डिंग में बादशाह का रूम, ड्रेसिंग रूम और डाइनिंग रूम है। इसकी लेफ्ट साइड पर बादशाह का रूम है। शीश महल के बाद वापस हम हाथी पांव की सीढ़ियों पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। मैप में ये दरवाजा यहाँ है। ये रास्ता सीधा शीश महल के नीचे मौजूद बेसमेंट में जाता है। इस जगह को समर प्लेस भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त रॉयल फैमिली गर्मियों में यहाँ पर रहा करती थी। यहाँ की दीवारों में पानी ऊपर से आता था, जिससे बेसमेंट ठंडा रहता था। इस बेसमेंट को दुश्मन से छुपने के लिए बनाया गया था। अगर आप इसकी दीवारों को देखें तो इसके दीवारों पर आपको बहुत सारी पेंटिंग्स नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर एक कमरा है जिसमें लोगों को कैद किया जाता था। यहाँ मौजूद दीवारों को देखें। ये पहले जमाने का सीमेंट है। उस वक्त इस सीमेंट को चूना, चने की दाल, माश की दाल, अंडा, जानवरों की हड्डी और घास को मिलाकर बनाया जाता था। 400 साल गुजर जाने के बाद भी आप इसकी मजबूती को देख सकते हैं।
यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें भी डिस्कवर हुई हैं। इनमें ये एक इमरजेंसी रास्ता है जो नीचे की तरफ जाता है। ये रास्ता किले के बाहर तक जाता है। उस वक्त जब दुश्मन हमला कर देता तो इस रास्ते को इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये भी एक रास्ता है जिसको अंग्रेजों ने आकर बनाया था। ये बहुत शॉर्ट रास्ता था। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो इस रास्ते को बंद कर दिया गया। यहाँ ऐसी सुरंगें हैं जिनके जरिए इंडिया जाया जाता था, लेकिन इन सुरंगों को अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ये बेसमेंट में कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ सब लोग इकट्ठे होते थे। इस बेसमेंट की खास बात ये है कि अगर आप एक कोने में खड़े हैं और आपका साथी दूर किसी दूसरे कोने में खड़ा है तो आप दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके साथी को आसानी से सुनाई देगी, लेकिन आपके साथी के अलावा आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा। इससे साबित होता है कि उस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद हम इस एरिया की तरफ चलते हैं। शाहजहां के दौर में यहाँ बहुत खूबसूरत कमरे हुआ करते थे, लेकिन जब यहाँ सिख आए तो खाना जंगी के दौरान यहाँ जगह पूरी तरह से तबाह हो गई और अब उन कमरों के ढांचे ही बचे हैं। इसके साथ ही है मोती मस्जिद। इस मस्जिद को 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने तामीर करवाया था और शाहजहां ने मॉडिफाई करवाया था। इस मस्जिद में हर जगह व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन रहते थे। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। उस वक्त स्टूडेंट्स इन कमरों में पढ़ा करते थे। शाहजहां की वालिदा ने कहा था कि यहाँ मस्जिद बनाओ, इसीलिए शाहजहां ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। जब सिख आए तब उन्होंने इसे मंदिर बना दिया, जिसे मोती मंदिर का नाम दिया गया। सिखों के जाने के बाद इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ये है दीवाने खास, जिसे मेहमानों के लिए बनाया गया था। शाही किले में जो भी मेहमान आता उसे दीवाने खास में रखा जाता था। इसमें बहुत सारे कमरे हैं। और इन कमरों में भी सुरंगें दरियाफ्त हुई है। एक सुरंग को आप यहाँ देख सकते हैं। कहा जाता है कि ये सुरंग बहुत बड़ी है। इससे आसानी से महल के बाहर से निकला जाता था। ये जहांगीर की आरामगाह है। यहाँ जहांगीर आकर सोता था। ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग्स भी मेहमानों के लिए बनाई गई थी। इसे जहांगीरी अहाता कहते हैं। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों को देखने से ऐसा लगता है कि इन पर कलर किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन कमरों में व्हाइट मार्बल लगा हुआ है और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन कमरों को कुछ टाइम पहले ही बनाया गया था। इस कमरे के बिल्कुल नीचे ये तहखाना है और ऐसे ही तहखाना बाकी कमरों के नीचे भी मौजूद है। इन तहखानों में भी बहुत सारी सुरंगें दरियाफ्त हुई हैं, जिनसे किले से बाहर निकला जाता था। इस किले में बहुत सारी सुरंगें बनाई गई थी। कुछ सुरंगें दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाई गई थी, जो आगे जाकर बंद हो जाती। आज भी बहुत सारी ऐसी सुरंगें हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता और नहीं पता कि वहाँ शाही किले का कौन सा खजाना छुपा हुआ है। इस सारे एरिया की कंस्ट्रक्शन अकबर ने शुरू करवाई थी, लेकिन 1605 में अकबर के जाने के बाद जहांगीर ने इस एरिया की कंस्ट्रक्शन को 1617 तक कंप्लीट करवाया। जहांगीर अहाते के बिल्कुल साथ रानी धिंदा का महल आता है। ये राजा रंजीत सिंह की लास्ट वाइफ थी। इसमें से एक लड़का हुआ था जिसका नाम दिलीप सिंह रखा गया था। दिलीप सिंह ने ही कोहे-नूर हीरा फाइंड किया था, फिर उसे पकड़कर ले गए थे। धिंदा के महल के साथ ही दीवाने आम है। 1605 तक अकबर इस जगह रहता था। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया। उसने इस सारे एरिया को जहांगीर अहाता बना दिया था। पीछे जिस जहांगीरी अहाते को मैंने एक्सप्लेन किया वो इसी दीवाने आम का हिस्सा है। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया, जिसने शीश महल तामीर करवाया। शाहजहां ने इस एरिया को अदालत बना दिया। इसी अदालत को दीवाने आम का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह खड़ा होकर फैसले करता था और नीचे आम लोग इकट्ठे होते थे और इर्द गिर्द शाहजहां के वजीर हुआ करते थे। इस मैप को देखें, हम यहाँ से शुरू हुए और हमने शाही किले को यहाँ तक देखा, यानी हमने शाही किले का काफी हिस्सा कवर किया। ये जो आप जमीन का छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिससे एक टाइम में अमेरिका की तारीख बदल सकती थी। यहाँ ऐसी चीज छुपी है जिससे एक ही झटके में करोड़ों लोग मारे जा सकते थे, जिससे वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकती थी। यहाँ क्या छुपा है? इस राज को छुपाने के लिए अमेरिका ने पूरे खेत को छोड़कर इस छोटे से हिस्से को खरीद लिया है और इस खेत के मालिक को अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कभी भी इस छोटी सी जगह पर खेती नहीं कर सकता और ना ही वो इस जगह को छू सकता है। लेकिन क्यों?
आखिर यहाँ ऐसी कौन सी चीज दफन है जिसको अमेरिका पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। 24 जनवरी 1961 को अमेरिका के सबसे एडवांस प्लेन्स में से एक बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहा था, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी 1,50,000 किलोग्राम थी। यानी इस जहाज में 22 हाथियों के वजन के बराबर फ्यूल आ सकता है। इतनी ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी की वजह से इसके करीब उड़ने वाले फाइटर जहाज और दूसरे जहाज इससे फ्यूल भर लेते थे। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उस जहाज के पास उड़ रहे एक एयरक्राफ्ट को फ्यूल की जरूरत पड़ी, तब उसने बोइंग B-52 से राब्ता किया और फिर दोनों पायलट्स की बातचीत के बाद रिफ्यूलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। रिफ्यूलिंग का अमल काफी मुश्किल होता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे ज्यादा अहम प्रोसेस होता है फ्यूल लीकिंग का, क्योंकि फ्यूल लीकिंग से प्लेन में आग लगने या ब्लास्ट होने का डर लगा रहता है। इस लीकिंग से एक नहीं बल्कि दोनों प्लैनेट्स तबाह हो सकते हैं। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि रिफ्यूलिंग के दौरान B-52 एयरक्राफ्ट के राइट वाले विंग से फ्यूल लीक होने लगा। जैसे ही पायलट्स को इस बात का अंदाजा हुआ, उन्होंने फौरन इस अमल को बंद किया और फिर इस प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन ग्राउंड कंट्रोल को दी। इसके बाद ग्राउंड कंट्रोल ने पायलट को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो होल्डिंग पैटर्न के जरिए अपना एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करे और जल्द ही किसी पास के एयरपोर्ट पर लैंड करे, क्योंकि इस एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ लैंड करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर फ्यूल लीकिंग के दौरान, जिससे लैंडिंग के दौरान एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। B-52 के पायलट्स ने ग्राउंड कंट्रोल की बात मानते हुए काफी देर तक जहाज को उड़ाते रहे, जिससे एक्स्ट्रा फ्यूल खत्म हो जाए। लेकिन देखते ही देखते फ्यूल लीकिंग की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली गई और सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर ही 17,000 किलोग्राम फ्यूल जमीन पर गिर गया। लेकिन अभी भी ये एक बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हो रही थी। B-52 एयरक्राफ्ट के पायलट के पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि सबसे करीबी एयरपोर्ट पर जाकर लैंड कर सके। B-52 इस वक्त 10,000 मीटर की ऊंचाई पर था, लेकिन फिर भी पायलट जहाज को पास के एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर 9 लोग थे और इसके अलावा उस जहाज में ऐसी चीज थी जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन एयरपोर्ट पर जाने से पहले ही जहाज में एक धमाका हुआ, जिससे जहाज का एक विंग टूट गया, जिसके बाद प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था और प्लेन सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इस प्लेन के क्रैश होने से अमेरिका को नुकसान क्यों होना था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, बल्कि ये एक सीक्रेट मिशन पर था। 3.8 मेगा टन्स के हाइड्रोजन बॉम्ब थे। ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 200 गुना ज्यादा पावरफुल थे। ये बॉम्ब सिर्फ एक सिटी को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। यानी अगर वो प्लेन क्रैश हो जाता तो अमेरिका में बहुत खतरनाक तबाही होती। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अमेरिका ने अपने आप को इन दोनों बॉम्ब से कैसे बचाया। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम सवाल ये है कि अमेरिका के ये बॉम्ब आसमान में क्या कर रहे थे। इसका जवाब है अमेरिकन सीक्रेट मिशन क्रोम डोम। 1960 के वक्त कोल्ड वार का दौर था। उस दौर में रशिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार का बहुत ज्यादा खतरा था। दोनों मुल्क लगातार खतरनाक एटम बॉम्ब्स तैयार कर रहे थे। ये बॉम्ब इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पहले हमले में ही एक मुल्क बहुत ज्यादा तबाह हो जाएगा। और अमेरिका का क्रोम डोम मिशन ऐसे ही मकसद के लिए किया गया था, जिसका मेन मकसद था कि अगर सोवियत यूनियन के हमले से अमेरिका खत्म हो जाए तो अमेरिका का क्रोम डोम मिशन सोवियत यूनियन को भी तबाह कर दे। ये मिशन काफी सिंपल तरीके से काम करता है, जिसमें 2 बोइंग B-52 बॉम्बर एक के बाद एक 24 घंटे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के ऊपर एक सर्कल में 2 हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर लगातार उड़ते रहते, ताकि अगर कोई मुल्क अमेरिका पर एटम बॉम्ब गिराकर उसे खत्म करने की कोशिश करे, तब भी अमेरिका के इन जहाजों में अमेरिका की सबसे खतरनाक हत्या सेव रहे। और फिर ये जहाज इन बॉम्ब्स को लेकर सोवियत यूनियन पर गिरे, ताकि सोवियत यूनियन भी तबाह हो जाए। ये सुनने में काफी अच्छा प्लान था, लेकिन ये प्लान बहुत ज्यादा रिस्की साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका इस बॉम्ब को अपने ही मुल्क में गिराने जा रहा था। 24 जनवरी को 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का एक विंग टूट जाने के बाद जब जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया, तब तेज हवाओं की वजह से प्लेन के टुकड़े हो गए और वो जमीन की तरफ गिरने लगे। और ये दोनों बॉम्ब भी जमीन पर गिर रहे थे। इन दोनों बॉम्ब में से एक का पैराशूट खुल गया और उसकी रफ्तार कम हो गई, जबकि दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत तेजी के साथ जमीन पर गिर रहा था और ये जमीन से टकरा गया।
तो क्या कोई बॉम्ब फटा? 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें लिखा था कि इनमें से एक बॉम्ब फटने के बहुत ज्यादा करीब था। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इनमें से कौन सा बॉम्ब फटने वाला था? बहुत सारे लोग कहेंगे जिस बॉम्ब का पैराशूट खुल गया था वो तो आराम से नीचे जमीन पर लैंड किया होगा और जो बॉम्ब तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था वो फटने वाला होगा। इसका जवाब है नहीं। असल में हाइड्रोजन के धमाके को शुरू करने का प्रोसेस कई स्टेप्स में काम करता है, जिनमें पहली स्टेज होती है उसका पैराशूट खुलना। इस पैराशूट के दो काम होते हैं। पहले जमीन पर गिरने से पहले ही बॉम्ब का ब्लास्ट होना। इसका दूसरा काम होता है बॉम्ब को जमीन पर छोड़ने के कुछ देर बाद इसका पैराशूट खुलना, ताकि पायलट को थोड़ा टाइम मिल जाए और वो इस बॉम्ब से दूर चला जाए। यानी जिस बॉम्ब का पैराशूट खुल गया था उसके फटने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। इसलिए सबसे पहले रेस्क्यू मिशन इसी बॉम्ब के लिए भेजा गया जो पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड कर चुका था। फिर लोकेशन को ट्रेस करके इस बॉम्ब को फाइंड किया गया और फिर इसे जल्द से जल्द लैब के अंदर भेज दिया गया। बाद में पता चला कि इसका स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट नहीं हो सका। लेकिन दूसरे हाइड्रोजन बॉम्ब का क्या हुआ? ये बॉम्ब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सीधा जमीन से टकराया था, जिससे ये जमीन को चीरता हुआ उसके 6 मीटर अंदर तक चला गया और जहाँ ये बॉम्ब गिरा वो किसी का खेत था। ये इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि इसमें इस बॉम्ब के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इसकी कोर अलग अलग होकर बिखर गई थी। इनमें से एक कोर को फाइंड कर लिया गया लेकिन दूसरी कोर नहीं मिल सकी। इसीलिए अमेरिका ने इस गड्ढे को भरकर इस पूरे खेत में इस छोटी सी जगह को खरीद लिया। यहाँ पर ये बॉम्ब गिरा था और फिर यहाँ के किसान को कहा गया कि वो इस जगह के पास भी ना आए, क्योंकि इस हिस्से में आज भी इस बॉम्ब की कोर मौजूद है। अगर इनमें से कोई एक बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता तो शायद अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाता। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एटलेट यम की। 1984 में समंदर के अंदर एक इंसानी बस्ती को डिस्कवर किया गया था। ये बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर मौजूद थी, जिसे देख के दुनिया भर के साइंसदान हक्के बक्के रह गए। उसके बाद साइंसदानों ने वहाँ की सतह पर 10 फीट की गहराई तक खुदाई की तो वहाँ मिलने वाली चीजों ने सबको हैरान कर दिया। इन चीजों की दरियाफ्त से ये पता चला था कि यहाँ किसी दौर में बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी और ये बस्ती सुनामी की वजह से समंदर में डूब गई। यहाँ से इंसानी ढांचे, पौधे के ढांचे, चीजों और घरों के ढांचे भी मिले। इसके अलावा वहाँ 7 बड़े बड़े पत्थर भी मिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब इन पत्थरों को स्टडी किया गया तो पता चला कि इन पत्थरों से पानी का पता लगाया जाता था। इस बस्ती से मिलने वाली चीज की स्टडी करने के बाद साइंसदानों का कहना है कि ये बस्ती 6300 से 6900 BC की है। वहाँ से मिलने वाले ढांचों की स्टडी से पता चला कि इनमें से कई इंसानी ढांचों में ट्यूमेक्लोसिस नाम का वायरस मौजूद है, जबकि ये इंसानी ढांचे 3000 साल पुराने थे। ये वायरस तब की बीमारी के है, यानी तब की बीमारी हजारों साल पुरानी है। इसके बाद 2018 में साइंसदानों ने ब्लैक सी की गहराई में एक बहुत पुराने जहाज को फाइंड किया। असल में समंदर की गहराई में पुराने जहाज मिलते रहते हैं, यानी समंदर की गहराई में जहाज का मिलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो जहाज मिलते हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस जहाज का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था। साइंसदानों के मुताबिक ये जहाज 2000 साल से 2500 साल पुराना है। साइंसदानों के मुताबिक ये जहाज समंदर की गहराई से 1.5 किलोमीटर नीचे था। इतनी गहराई में ऑक्सीजन की मिकदार काफी कम होती है, जिस वजह से वहाँ पर केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इसीलिए जहाज को इतना नुकसान नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।